का नाम दिया गया था और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग साझेदारी बढ़ाने के लिए कई अहम ऐलान किए गए थे। प्रधानमंत्री ने भी इस बात का स्वागत किया कि चाहे भारत हो या फिर वियतनाम हो, दोनों एक जैसे राय रखते हैं। खासतौर से अगर इंडियन ओशियन रीजन की बात की जाए तो एक खुला, इंक्लूसिव, शांतिपूर्ण और नियम आधारित व्यवस्था इंडियन ओशियन रीजन में रहे, इसकी वकालत दोनों मुल्क करते हैं। तो दूसरी बात, इस बात के लिए भी प्रधानमंत्री ने वियतनाम प्रधानमंत्री का उनके धन्यवाद किया कि भारत वियतनाम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक तरह से दोनों देश मिलकर जो क्षेत्रीय स्थायित्व है, वो समृद्धि है और विकास है, उसके लिए बड़ी भूमिका निभा रहे हैं दोनों देश मिलकर। इस मामले में प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि भारत और वियतनाम फिलहाल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं और वहां भी क्षेत्रीय शांति स्थिरता के लिए साझेदारी वो बढ़ा रहे हैं। पीएम मोदी ने इस बात के लिए वियतनाम के प्रधानमंत्री को धन्यवाद किया कि कोरोना के समय में वियतनाम ने भारत के लोगों को, जो सेकेंड वेव के समय में पूरा समर्थन किया, उनका सहयोग किया। इसके लिए प्रधानमंत्री ने वियतनाम का आभार जताया। इस बातचीत के दौरान रमा दोनों नेता इस बात पर भी सहमत हुए कि जो ये विचार विमर्श की प्रक्रिया है, ये सहयोग और साझेदारी है, ये महामारी के दौरान लगातार और कोविड से जुड़े अन्य मसलों पर भी लगातार जारी रहना चाहिए और जो अन्य भी क्षेत्र हैं उसमें भी बढ़ना चाहिए। इस बात पर भी दोनों नेताओं ने चर्चा की, इस पर सहमति भी जताई। जो व्यापक द्विपक्षीय संबंध है उसको भी दोनों नेताओं ने इस बातचीत के दौरान समीक्षा की और विभिन्न पहलुओं को लेकर एक तरह से बारीकी से उसको लेकर भी बात की। इस बात पर भी खासतौर से जिक्र आया कि साल 2022 में जो एक डिप्लोमेटिक संबंध, राजनयिक संबंध दोनों देशों के बीच स्थापित हुआ है, उसकी 50वीं वर्षगांठ है। तो इस लिहाज से आने वाले समय में किस तरह से इन रिश्तों को और मजबूत किया जा सकता है, उसको लेकर चर्चा हो, इसको कैसे सेलिब्रेट किया जा सकता है, इसके लिए विभिन्न स्मारक गतिविधियां कैसे चलाई जा सकती है, उसकी बात भी पीएम मोदी ने वियतनाम के प्रधानमंत्री को भारत आने का भी न्योता दिया। तो उस लिहाज से कह सकते हैं एक बड़ी मुलाकात। और आपको रमा इसमें ये भी मैं बताना चाहूंगा कि वियतनाम चाहे आसियान हो, ईस्ट एशिया समिट हो, मेगांग गंगा प्रोजेक्ट हो, एक तरह से तमाम मोर्चों में भारत का एक अहम साझेदार सहयोगी रहा है और वियतनाम चाहता है कि भारत वहाँ चाहे गैस एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन की बात हो, मामले सामने आ रहे हैं या फिर जो फंगस है वो मामले ज़्यादा सामने आ रहे हैं, ब्लैक फंगस या अदर फॉर्म्स में भी जो आ रहा है, इसकी क्या वजह है और किस तरह से इसमें सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, मैं आपने 2 सवाल पूछे हैं। पहला संक्रमण, तो कोविड संक्रमण के साथ भी जब रिकवरी हो गई है उसके बाद में आंख में लाल आना, पानी गिरना और सूजन आना बहुत कॉमन हो गया है। जो एलर्जिक, हम उसको कहते हैं एलर्जिक फॉलिकुलर कंजंक्टिवाइटिस, जो सीजनल समर में कंजंक्टिवाइटिस होती है उससे ज़्यादा है। और इसके साथ ही उनका चश्मे का नंबर बदल रहा है और आँख की जो पास में देखने की जो उनकी शक्ति होती है वो भी मसल वीकनेस से कम हो जाती है। मगर ये सारी चीज़ें जो हैं वो 1-2 महीने में रिकवर होकर नॉर्मल हो जाती है। तो ये तो जो कोविड के रिकवरी पीरियड में इस साल हमें ये पैटर्न देखने को मिला है। पिछले साल जो था कोविड के केसेस में, जब कोविड शुरुआत थी उसके सिम्टम्स आने के पहले कंजंक्टिवाइटिस काफ़ी देखने को मिले, मगर बाद में नहीं होता था। इस बार ये वेरिएशन हुआ है कि कोविड के टाइम पे नहीं मिला है, जो रिकवर हो गया है उसके 8 दिन से 3 हफ्ते के बाद में उनको ये आँख की सूजन, लाल होना, पलकों की सूजन, ये सब आ रहे थे, जो नॉर्मल ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं, परमानेंट नहीं रहता। दूसरा, आपने मुझसे ब्लैक फंगस के बारे में पूछा है, तो ब्लैक फंगस का मतलब होता है म्यूकोरमाइकोसिस। और हम जब ये कहते हैं ब्लैक फंगस है, वाइट फंगस है, येलो फंगस है, ये सारे फंगस ग्रुप के ही होते हैं। और जो कलर है वो जब लेबोरेटरी में उनको टेस्ट करते हैं, कल्चर मीडिया में जब डालते हैं, तो वो जो कॉलोनीज के कल्चर के कलर आते हैं उसकी वजह से इसको ब्लैक फंगस कहते हैं। ये म्यूकोरमाइकोसिस है। ये आँख में सीधे नहीं जाता है, ये जो है पहले नाक में जाएगा, गले में, और वहाँ से नाक के आसपास जो साइनस होते हैं, जो मैक्सिलरी एंट्रम और दूसरे साइनस है, उसमें ये तेजी से घुसता है और
बोन्स को खाने लगता है, मसल्स को खाने लगता है, फिर ये ऑर्बिट में जाता है, फिर आंख में इसको डैमेज करता है, ब्रेन में जा सकता है। तो आंख में सीधे ब्लैक फंगस जाने के केसेस बहुत रेयर है, मगर ये इस तरह से जो होता है तो उसका मतलब ये है कि पेशेंट को जो कोविड के पीरियड में या नॉन कोविड पेशेंट्स में म्यूकोरमाइकोसिस काफ़ी लंबे समय तक रहा है, टेम्परेचर रहेगा, पेशेंट की जनरल कंडीशंस काफ़ी खराब होगी, उसके बाद में ये आंख में जाता है। दूसरी जो फंगस होती है वाइट फंगस, जो कैंडिडा होती है, वो डायबिटीज़ के केसेस में ज़्यादा देखने को मिलती है और हमारे शरीर में वो वैसे पड़ी रहती है, मगर कोविड से या स्टेरॉइड ट्रीटमेंट से या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में ये फिर फैलने लगती है, तो आंतों में जाती, लंग्स में जाती है, इसी तरह से ब्लड के थ्रू वो आंख के पर्दे यानी कि रेटिना में जाके प्रविष्ट हो जाती है। और रेटिना में फंगल इन्फेक्शंस जो हैं वो इस बार देखने को मिले हैं कैंडिडा के और एस्परजिलस के। तो ब्लैक फंगस के डायरेक्ट आंख के अंदर नहीं जा रहा है, पर वाइट फंगस जो है और येलो फंगस है वो बिना नाक में जाए सीधे आंख में जा रहा है, वो देखा गया है, जिसमें आंख का विजन कम होता है, दर्द होने लगता है। तो ऐसे केसेस में पुतली को फैला के रेटिना का डिटेल चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। अगर जल्दी पता लग गया तो उसका ट्रीटमेंट जो है एंटी फंगल सिस्टम है और आंख के अंदर इंजेक्शन देके उसको आसानी से काबू में किया जा सकता है, मगर अगर ये काबू नहीं होती है तो काफ़ी डेंजरस और ये रिस्की हो सकता है। डॉक्टर परिहार, आपसे यही जानना चाहेंगे कि किस तरह से क्या कुछ फॉलो करना चाहिए जिससे इसकी संभावना को कम किया जा सके। जहाँ तक सवाल वाइट फंगस या कैंडिडा का है, उसका डायरेक्ट लिंक जो है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ से ज़्यादा होता है। तो अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसको सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि डायबिटीज़ में अगर फ्लक्चुएशन होंगे तो बॉडी में जो कोई फंगस है वो किसी भी तरह से प्रॉब्लम इसमें खड़ी कर सकती है। और डायबिटीज़ के रेटिना में भी चेंजेस आते हैं, उसमें हेमरेज वगैरह हो सकते हैं, उसमें स्वेलिंग आती है। तो जिसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी के चेंजेस ज़्यादा हैं, डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, उनको अगर कोई दूसरा वायरल इन्फेक्शन लगता है तो उसके साथ में फंगस अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन में उसके अंदर डेफिनेटली जा सकती है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसमें डायबिटीज़ कंट्रोल जो है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। रहा सवाल फंगस का, चाहे वो वाइट फंगस हो, ब्लैक फंगस हो, पर्सनल हाइजीन जो है वो बहुत मायने रखती है, और ख़ास करके उसमें हाइजीन में जो डेंटल हाइजीन होता है, गम्स वगैरह में कोई कैविटी है, डेंचर लगे हुए हैं, उनके साथ में जा सकती है तो आप उसकी देखभाल करिए। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये है कि रात को सोने के पहले अच्छी तरह से ब्रश किया जाए, तो उसके बाद में किसी भी तरह के इन्फेक्शन जो हैं वो फैलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। जनरली लोग क्या करते हैं, खाना खाने के पहले ब्रश कर लिया, खाया और सो गए, आइसक्रीम ले लिया, कुछ दूसरा खा लिया, कुछ पान खा लिए, तो वो सारे जो है किसी भी तरह के इन्फेक्शन और ख़ास करके फंगल इन्फेक्शंस के लिए बहुत वो एक परेशानी का सबब बन सकते हैं। जो एल्डरली लेडीज़ होती हैं उनके जो लोअर जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं उसमें क्रॉनिक पेल्विक इन्फेक्शंस में भी फंगस होती है, और कभी किसी की सर्जरी हो रही है, आँख की सर्जरी हुई है तो उसमें भी ये जो है वहाँ से इन्फेक्शन जो है वो आँख में रेटिना के अंदर जा सकता है। प्रोस्टेट की जिनकी प्रॉब्लम मेल्स में होती है उससे भी जा सकता है। तो एक तरह से जो है कि या तो सर्जरी के बाद में ये इन्फेक्शन बढ़ सकते हैं या अनकंट्रोल डायबिटीज इत्यादि में ये आ सकते हैं, तो हमें इन पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है और साधारण प्रिकॉशंस लेके रेगुलर चेकअप के द्वारा हम इन परेशानियों से डेफिनेटली बच सकते हैं। बिल्कुल, आपसे चर्चा जारी रहेगी। इस बीच दर्शकों के सवाल भी हमारे पास आ रहे हैं। पंकज त्यागी का एक सवाल है जो फेसबुक लाइव पे उन्होंने पूछा है। वो पूछ रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति सेकेंड डोज लेने में एक वैक्सीन की अनेबल हो जो उन्होंने पहले ली हुई है, उन्होंने कहा कि कोवैक्सीन की डोज इन्होंने ली हुई है लेकिन सेकेंड डोज इन्हें कोवैक्सीन की नहीं मिल पा रही है, तो क्या कोविशील्ड ली जा सकती है? डॉक्टर पुरी, देखिए मैं वही कहूँगा, अगर आपके पास अगर ये दवाई फ्रीली अवेलेबल है फार्मेसी में फिर तो आप ले सकते हैं, बट आज की डेट में ये चीजें फ्रीली अवेलेबल नहीं है। ये वही टीकाकरण सेंटर्स पे ही चलती है और वो आपकी जो रजिस्ट्रेशन, पुरानी रजिस्ट्रेशन देख के तो ही लगाते हैं। तो मेरे को नहीं पता कि करंट आईसीएमआर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली दूसरी वैक्सीन अलाउ कर दी गई है, पर अगर लग जाती है तो उससे कोई नुकसान नहीं। जी, तो पंकज जी को अपना जवाब मिल गया होगा। और आकांक्षा हमारे साथ महाराष्ट्र से इस वक्त जुड़ी हुई हैं। जी आकांक्षा, पूछे अपना सवाल। जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे कुछ दिनों से बहुत ही बैड स्मेल आ रही है, जिसका
जिसकी वजह से ये स्मेल मुझे खाने से भी आ रही है, अपने आप से आ रही है, अपने कपड़ों से भी आ रही है जी। जिसकी वजह से मुझे 2 दिन उल्टियाँ भी हुई। क्या बता सकती इसका कारण क्या है? मैं डॉक्टर बताता हूँ मैम। जी ये बताइए। जो आप जो बता रहे हैं इसको हम लोग एक्चुअली पैरास्नोविया कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि कोविड या किसी वायरल इन्फेक्शन में जब टेस्ट लॉस हो गया है तो जी। उसके बाद में जब वो रीजनरेट होते हैं तो उसमें डिस्टॉर्शंस हो जाते हैं। तो ये आपने जो कहा है ये काफी परेशानी की बात हो जाती है कि आपको खाने का स्वाद बदल रहा है। जी सर। और दूसरा क्या होता है कि जो सुगंध होती है, फूलों की सुगंध, स्प्रे वगैरह है, उसमें भी आपको लगता है कि इसमें बदबू आ रही है और खाने का भी उसमें होता है। तो ये जो है ये टेस्ट आपका चेंज हुआ है कोविड की वजह से, ये आपको धीरे धीरे ठीक होगा, इसको रिकवरी होने में टाइम लगेगा। तो इसको आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है और आप इसको जितना अवॉइड करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट, पहला ट्रीटमेंट यही होता है कि काउंसलिंग बहुत जरूरी है। और काउंसलिंग यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कोविड के बाद टेस्ट जो ब्लड आपके होते हैं उसमें जो चेंजेस आए हैं उसकी वजह से ये है, ये टेम्परेरी है, धीरे धीरे ये कम हो जाएगा। जहां तक हो सके आप इसको दूर करिए, अपने दिमाग से ये बात को निकाल दीजिए कि ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है और जिससे कि मुझे आगे जिंदगी भर ऐसी परेशानियां भुगतनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं होगा, आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। तो आकांक्षा जी, आपको अपना जवाब मिल गया होगा और लगातार इस तरह के सवाल जो हैं दर्शकों के आते हैं और कोई भी दर्शक फ़ोन करके हमसे ये सवाल पूछ सकता है। 3 डॉक्टर हमारे साथ विशिष्ट पैनल में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनूप, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से। हाँ जी मैम, नमस्कार। नमस्कार। सभी डॉक्टरों को नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि मैम जी पूछिए। मैंने पहला डोज लेने के बाद जब सेकेंड डोज से पहले कोवैक्सीन का, उसके बीच में मुझे बिल्ली ने मतलब नखोरा था, तो उसके कारण मैं मतलब रेबीज का इंजेक्शन लिया। तो रेबीज के इंजेक्शन के खत्म होने के बाद मतलब जब तक सेकेंड डोज का टाइम आना था तब तो वो कोवैक्सीन का पहले और सेकेंड डोज के गैप का टाइम खत्म हो गया जी। तो आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या करने से अच्छा होगा, कितना दिन वेट करना पड़ेगा एंड देन। डॉक्टर परिहार, आप इन्हें सजेस्ट करना चाहेंगे कुछ? देखिए, 2 डोजेस का जो 2 अलग अलग है तो उसमें इंटरेक्शन होने की पॉसिबिलिटी डेफिनेटली रहती है। तो इसमें मेरा सजेशन ये है कि इसका जो सेकंड डोज है वो इसका जो दूसरे के लिए जो वैक्सीनेशन वगैरह हुआ है वो कंप्लीट होने के बाद ही लें तो ठीक है, क्योंकि कोविड वैक्सीन का इम्यूनिटी जो है वो 3 से 6 महीने 8 महीने तक तो रहती है। पर दोनों को एक साथ कहना मैं समझता हूँ ठीक नहीं होगा। तो हमारे दर्शक जो हमसे जुड़े हैं उन्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसके साथ ही डॉक्टर परिहार, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम कोविड के बाद आंख में संक्रमण की बात कर रहे थे और अलग अलग तरह के फंगस इन्फेक्शन है, किस तरह से उनसे बचाव किया जा सकता है, क्या उनका कारण है, वो आपने उसके बारे में बताया। लेकिन इसके बाद भी अगर आंख में थोड़ा सा भी लाली आती है, थोड़ी सी भी सूजन आती है तो एक घबराहट बढ़ जाती है। तो अगर हम चाहें कि इमीडिएटली क्या कुछ स्टेप उठाने चाहिए, अगर संक्रमण के बाद या संक्रमण से पहले अगर इस तरह के लक्षण आते हैं तो इमीडिएट क्या कुछ किया जा सकता है इसमें? डॉक्टर परिहार। पहली चीज तो ये है कि घबराना बंद कर दीजिए जी। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये माइनर इश्यूज हैं, इनको आराम से हैंडल किया जा सकता है। और अगर कोविड इन्फेक्शन के बाद में लाली आ रहा है और आंख में हल्का सा धुंधलापन है तो ड्राइनेस की वजह से भी हो सकता है, एलर्जी से भी हो सकता है, या पर्दे में कुछ सूजन आना, तो उसके लिए बेस्ट ये है कि आप नियरेस्ट जो भी आई स्पेशलिस्ट है उससे आंखों का पूरा चेकअप करा लीजिए। हर चीज क्लियर हो जाएगी कि ये रूटीन प्रॉब्लम है कि ये कोविड रिलेटेड इशू है। मगर अगर कोविड रिलेटेड इशू भी है तो वो उसका ट्रीटमेंट काफ़ी नॉर्मल ट्रीटमेंट है, कोई महंगा एंटीवायरल और ऐसे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो उसके बाद में पूरा नॉर्मल हो जाता है, कोई रेसिडुअल डैमेज उसमें रहता नहीं है। तो जनरल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और प्रॉपर कंसल्टेशन सही टाइम पे आप ले लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम आगे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसी से संबंधित हम आपसे एक और सवाल जानना चाहेंगे क्योंकि इसको लेकर काफ़ी चिंताएं हैं। कौन सी स्टेज पर लगता है कि ये जो संक्रमण है ये ज़्यादा हानिकारक हो सकता है और किस तरह से इसको हानिकारक होने से रोकने या इसका जो ज़्यादा इफेक्ट है उसको रोकने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं? क्योंकि जो एक आम आदमी है उसे नहीं पता है कि ये जो संक्रमण है ये नॉर्मल आपको इन्फेक्शन है या फिर ये फंगल इन्फेक्शन है। फंगल इन्फेक्शन जो है वो
उनका विरुलेंस ज़्यादा होता है, मगर आँख में लाली वगैरह उसमें कम आती है। अगर आप आँख के उसमें जाते हैं तो फंगल इन्फेक्शन आँख की पुतली जो कॉर्निया है उसमें ये देखे गए हैं कुछ केसेस में कि ये आ रहे हैं, तो उसमें जो है आँख में लाली कम होगी और उसमें जो धुंधलापन आ जाएगा और पुतली का जो काला पोर्शन कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है उसमें व्हाइटिश सा ये येलोइश जो है वो एब्रेशन अल्सर या कुछ ओपेस्टिस से दिखते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको तुरंत ही जो है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को ट्रीटमेंट शुरू करवाना उनसे बहुत ज़रूरी है, और वो ट्रीटमेंट एंटी फंगल सिस्टेमिक भी होते हैं, टॉपिकल ड्रॉप्स भी दिए जाते हैं और वो लगातार चलता है। किन्हीं केसेस में उसमें इंट्राविट्रियल आँख के उसमें विट्रियस कैविटी में इंजेक्शन भी देना पड़ता है। तो अगर विजन सडनली ड्रॉप हो गया है और कुछ ऐसा लग रहा है तो मैं समझता हूँ उसमें तुरंत ही कंसल्ट करना जरूरी है। मगर अगर विजन ठीक है, काली पुतली जो है वो ट्रांसपेरेंट सी दिख रही है, हल्की सी लाली आई है, पानी आ रहा है, तो वो माइनर इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो उसमें इमीडिएटली आप एंटीबायोटिक ड्रॉप शुरू करिए, उसके तुरंत बाद जितना जल्दी हो सके आप अपने ऑप्थेल्मिक सर्जन से या जो फैमिली में फिजिशियंस होते हैं उनको जरूर कंसल्ट करिए, वो उस पर निर्णय लेके आगे का ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। और कोई भी ट्रीटमेंट लंबे समय तक बिना किसी कंसल्टेशन के करना, चाहे वो नॉर्मल हो या कोविड पीरियड का हो, मैं समझता हूँ ठीक नहीं है, क्योंकि कई लोग स्टेरॉइड शुरू कर देते हैं ड्रॉप देना, जिससे कि इन्फेक्शन जो है वो फंगल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन बढ़ सकते हैं। ये नहीं है कि आँख में स्टेरॉइड नहीं दिए जाते हैं, मगर वो जुडिशियसली होते हैं और एक स्पेशल ऑब्जर्वेशंस के अंदर ही में दिए जाते हैं। बिल्कुल, आपसे इस बारे में और भी सवाल करेंगे, लेकिन हमारे दर्शकों के और भी सवाल लगातार हमारे पास आ रहे हैं। जय कुमार पद्मनाभ पिल्लई हमसे पूछ रहे हैं कि थोड़ा सा इस बात पर वो स्पष्टीकरण चाहते हैं कि टीकाकरण के बाद फ्रीक्वेंटली ज़्यादा पानी पीने के क्या कुछ फ़ायदे होते हैं, क्या कुछ इम्पोर्टेंस है इसका? रिलेशन नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं उस दिन भी आप अपना हाइड्रेशन अच्छा रखें और वैक्सीन के बाद भी हाइड्रेशन अच्छा रखें। ये एज ए होल आपको इम्यूनिटी को इम्प्रूव करेगा, इसलिए आप सबको हाइड्रेशन अच्छा रखना चाहिए। स्पेशली जो गर्मियां आ गई हैं, इसमें आपको 2 लीटर से 3 लीटर पानी रोज पीना चाहिए। तो पिल्लई जी के सवाल का जवाब मिल गया होगा, और जो आम लोग हैं इस बारे में जानना चाहते हैं और लोग उनको भी मिल गया होगा। बहुत छोटा सा सवाल डॉक्टर परिहार आपसे करना चाहेंगे कि कौन कौन सी परिस्थितियों में ये जो आंख का संक्रमण है इसके होने की संभावना बढ़ जाती है और क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो एनवायरनमेंट में जो आउटडोर ड्यूटीज ज़्यादा करते हैं, फील्ड ड्यूटीज करते हैं, उनके उसमें खास करके गर्मियों के मौसम में आँख के संक्रमण वैसे ही बहुत होते हैं। डस्ट डर्ट है, लेस ह्यूमिडिटी है, तो उसमें ये काफ़ी इसकी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। जहाँ हाइजीन कॉम्प्रोमाइज्ड है उसमें होता है। तीसरा, जो हम लोग लैपटॉप पे जो ज़्यादा काम करते हैं, 8-8 घंटे 10-10 घंटे काम करते हैं, उसमें उनकी ब्लिंकिंग कम होती है, आई ड्राइज होने लगती हैं, और ऐसे लोगों को भी जो है संक्रमण इसमें आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आँख में संक्रमण तब तक नहीं जाएगा जब तक कि उसमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ, और मोस्ट कॉमनेस्ट कांटेक्ट हमारे मोबाइल फ़ोन होते हैं जो कहीं भी पड़े हुए रहते हैं, आप उसको उठा लेते हैं और उसके बाद में अगर आपने आँख के ऊपर हाथ लगा के करा है तो उससे इन्फेक्शन जाने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। इसी तरह ऑफिसेज वगैरह में डोर हैंडल्स हैं, फिर लिफ्ट के बटन्स हैं, ये सारे संक्रमण आज के ज़माने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स हो गए हैं जिनको कि हमें ध्यान रखना जरूरी है। अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर आपने आँख के ऊपर हाथ नहीं लगाया है, रगड़ा नहीं है, तो संक्रमण होने की संभावनाएं काफ़ी कम रहती है। बिल्कुल डॉक्टर परिहार, बेहद अहम जानकारी आपने दी इस बारे में, क्योंकि इसको लेकर चिंताएं कुछ बड़ी हैं, केसेस इसमें कुछ ज़्यादा आए थे, तो बेहद अहम जानकारी। समय हमारे पास कम है, नहीं तो हम और भी सवाल आपसे करते। और इसी के साथ हम अपने तमाम डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। डॉक्टर पुरी आपका, डॉक्टर अनूप आपका, डॉक्टर परिहार आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने और हमारे दर्शकों की शंकाओं का समाधान करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही हम आपसे लेना चाहेंगे इजाज़त, लेकिन हम बताना चाहेंगे ये शो हम हर रोज़ लेकर आते हैं, और कोई भी सवाल आपके जहन में हो, कोई भी शंका हो, आप घबराइए नहीं, आप हमें कॉल कीजिए, इस प्रोग्राम से जुड़िए और डॉक्टर से अपने सवाल के जवाब जानिए। हाँ, कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस संक्रमण को आप खुद रोक सकते हैं, यह आपके अपने हाथ में है। इसी के साथ लेना चाहेंगे आपसे इजाज़त। नमस्कार।